एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 48 के साथ आज आपके साथ मौजूद हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी ज़रूरी बात, बीइंग क्लास इंचार्ज भी मुझे बहुत पेरेंट्स की कॉल आ रही हैं। उसके अलावा चूँकि मैथमेटिक्स के टीचर के तौर पर पेरेंट्स के पास मेरा नंबर है तो बहुत कॉल्स आ रही हैं। तो बच्चों, आप लोगों की बड़ी शिकायत मिल रही है मुझे कि आप लोग कोई लेक्चर्स को सीरियस नहीं इतना ले रहे। बहुत पेरेंट्स की तरफ से मुझे ये पता चला है, जो कि निहायत गलत बात है। लेक्चर्स के दौरान एक दो दफ़ा बड़ा मैंने फोकस भी इस बात पर किया था कि वो तमाम बच्चे जो इस टाइम को अच्छा अचीव कर लेंगे, अपनी स्टडी में लगा लेंगे, बेटा टाइम आगे मैनेज वही बच्चे कर सकेंगे। लेकिन जो बच्चे इस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, एक्सक्यूज़ेस ढूंढ रहे हैं कि ऑनलाइन लेक्चर समझ नहीं आती, कैसे लें, लाइट का ये मसला, वो मसला, आई नो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो बच्चे लेक्चर ले रहे हैं वो भी इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ सरवाइव कर रहे हैं, वो भी बच्चे इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ बल्कि एक्सेल कर रहे हैं, बहुत अच्छे तौर पर इनको लेक्चर्स को ले रहे हैं। वो भी आप ही जैसे बच्चे, आप लोगों से डिफरेंट तो नहीं है। तो इसलिए मैं बड़ा सीरियसली आप लोगों से कह रहा हूँ कि इन लेक्चर्स को आप लोग भी सीरियस लें, क्योंकि आप लोगों के पेरेंट्स बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं सारी बात पर। मेरा ख्याल है कई घरों में लैपटॉप्स नहीं होंगे, स्पेशली लैपटॉप्स आए होंगे। शुरू में मोबाइल से कोशिश की गई होगी, स्क्रीन छोटी होने की वजह से प्रॉब्लम्स आई होंगी, लैपटॉप्स आए होंगे, कंप्यूटर्स आए होंगे, तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो सारा किया कराया सारा ज़ीरो होके रह जाता है अगर आप लोगों की एफर्ट नहीं है। और एक बात आप लोगों को समझ जानी चाहिए कि जब अल्लाह करे कि जल्द से जल्द हमारे स्कूल ओपन हो, हम क्लास में बैठ के प्रॉपर पढ़ें, लेकिन जब तक ये नहीं है आप लोगों को थोड़ा सीरियस होकर ये काम करने की ज़रूरत है। और उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों ने अपने अपने पेरेंट्स को ये शिकायत का मौका इंशाल्लाह दोबारा बिल्कुल नहीं देना, ठीक है? बल्कि आप लोगों को मुझसे प्रॉमिस करना होगा, ठीक है ना? तो प्रॉमिस है सब बच्चों की तरफ से। चलिए, आई होप कि इंशाल्लाह आप सब लोगों ने यस सर कहा ज़रूर होगा। एनी हाउ, स्टार्ट करते हैं हम अपनी चैप्टर 4 का। बिल्कुल इस वक्त हमने ख़त्म करना था। रिव्यू एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी, चैप्टर 4 बाकी कंप्लीट हो चुका था। रिव्यू एक्सरसाइज हमारी स्टार्टेड थी। रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट एक्सरसाइज 4.4 में आप लोगों ने देखा कि हर क्वेश्चन, चाहे वो शॉर्ट आ रहा है या लॉन्ग आ रहा है, करना क्या था उसमें? रैशनलाइज। तो ये जो दो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 के जो 2 पार्ट्स हैं, ये भी रैशनलाइज करने वाले हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज 4, इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपको करना सिंप्लीफाई है बस, और उसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं और वो है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2, और डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2। अब आप नोट करें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी फॉर्म में है जैसे हम रैशनलाइज करने वाले क्वेश्चंस 4.4 के करते रहे हैं। तो रैशनलाइज ही इसमें भी करना होगा। रैशनलाइजिंग अब रैशनलाइज करने में हम क्या करेंगे? इसको इस ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस रेडिकल ए स्क्वायर माइनस 2 ओवर रेडिकल ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस रेडिकल ए स्क्वायर माइनस 2 में डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे।
तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट क्या होगा, रेडिकल ए स्क्वायर प्लस 2, दरमियान वाला साइन चेंज होके प्लस रेडिकल ए स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड कर दिया, रेडिकल ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस रेडिकल ए स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के जहन में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि ये साइन हमने क्यों ना चेंज किए। ये इसकी एग्जांपल मैं यूँ आपको देता हूँ कि यूँ समझ लें कि इनके रेडिकल उनकी पैकिंग है, तो ये एक्सप्रेशंस पैक्ड हैं, रेडिकल उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो रेडिकल यानी एक पूरा एक्सप्रेशंस है और ये एक पूरा एक्सप्रेशन है। इन दोनों एक्सप्रेशंस के दरमियान वाला साइन चेंज करके आपका वो कॉन्जुगेट बन जाता है उसका। तो इस वजह से रेडिकल के इनसाइड वाले साइन आप लोगों ने हरगिज़ चेंज नहीं करने। अब ऐसा करने के बाद न्यूमरेटर देखें, दोनों एक्सप्रेशंस बिल्कुल ही एक है, तो क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, रेडिकल ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस रेडिकल ए स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, कंबाइन स्क्वायर हो गया। और डिनोमिनेटर फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही जो हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं। क्या फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला दिस होल एक्सप्रेशन इज सपोज टू बी ए अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला, एंड दिस होल एक्सप्रेशन इज सपोज टू बी बी। तो देखें वही सिचुएशन है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स ए स्क्वायर, कंप्लीट उस एक्सप्रेशन का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, ये भी कंप्लीट एक्सप्रेशन का स्क्वायर, रेडिकल ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब न्यूमरेटर में भी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, वो भी हम साइड पे लिख के पहले ही रख लेते हैं। एक फार्मूला था ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक था ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला this expression is supposed to be a and second complete expression is supposed to be b. तो a plus b whole square becomes a square plus b square plus 2ab। और डिनोमिनेटर में ये बाहर वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर रिमेनिंग ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस 2। लेकिन आपने नोट किया होगा कि मैंने ब्रैकेट्स को बरकरार रखा है, क्या वजह, दरमियान में माइनस था, माइनस की वजह से चूंकि साइन चेंज होने होते हैं, इस वजह से आपने ख़ास तौर पे इस स्टेप में ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है। न्यूमरेटर में भी ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, रिमेनिंग ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ये भी ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, और रेडिकल जो जब दो रेडिकल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम सिंगल रेडिकल लेकर एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस 2, और डिनोमिनेटर की भी हम ब्रैकेट एक्सपेंड कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2, साइन चेंज हो गए ना उनके। अब न्यूमरेटर में पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 से कैंसिल, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर से कैंसिल। अब न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स रेडिकल में फार्मूला वंस अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज a square. This a square is supposed to be a according to that formula, and this 2 is supposed to be b according to that formula जो फर्स्ट हमने लिखा हुआ है।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 और 2 का सम 4 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में वही स्टेप जो हम बार बार कर भी चुके हैं कि ना तो ये 2 इस 4 से कैंसिल हो सकता है डायरेक्टली, ना ये 2 इससे कैंसिल हो सकता है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो स्प्लिट करके सेपरेट कर लिया टर्म्स को, या फिर न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लें। तो न्यूमरेटर में जब हमने 2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस, अब रेडिकल के इनसाइड ब्रैकेट्स एक्सपेंड करके A4 माइनस 4 और डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। अब ये 2 इस 4 से कैंसिल हो सकता है, 2 आ जाएगा। तो आंसर ए स्क्वायर प्लस रेडिकल में A4 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 2, ये इसका मैक्सिमम सिंप्लीफाइड आंसर हुआ, राइट। सेकेंड पार्ट भी डेफिनेटली है, वो थोड़ा इससे डिफरेंट, लेकिन करना उसमें भी रैशनलाइज ही है। सिंप्लीफाई करना है 1 ओवर ए माइनस रेडिकल में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए प्लस रेडिकल में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, जैसे 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 में हमने मल्टीपल रैशनलाइजेशंस की थी, एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस होती थी, इसमें भी तो वही सिचुएशन है। तो रैशनलाइज ही इसमें भी करना है, रैशनलाइजिंग, और डिनोमिनेटर को बेसिकली हम रैशनलाइज कर रहे हैं। दिस इज 1 ओवर ए माइनस रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट यानी ए प्लस रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड कर दिया, ए प्लस रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी अभी हमने सिर्फ फर्स्ट फ्रैक्शन को रैशनलाइज किया। माइनस के बाद इसको भी उसी तरह से 1 ओवर ए प्लस रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट यानी ए माइनस रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दिया। अब दोनों फ्रैक्शंस में एक ही तरह से न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज ए प्लस रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर पर वही फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू फार्मूला वैसे भी ये ए है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला दिस इज सपोज टू बी ए एंड दिस होल एक्सप्रेशन इज सपोज टू बी बी। तो ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी will be a square minus b square, और सेम सेकेंड फ्रैक्शन में भी ऐसे न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज a माइनस रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर पर वही फार्मूला a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। This will be a square minus b square। अब दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर एज एलसीएम आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर एज एलसीएम, और न्यूमरेटर एज इट इज सब्ट्रैक्ट, दरमियान में सब्ट्रैक्शन होने की वजह से a प्लस रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट्स एक्सपेंड करेंगे, अब ब्रैकेट्स सिंपल, वो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा a प्लस रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज होके
माइनस ए और माइनस इंटू माइनस प्लस रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपने देखा मैंने डायरेक्टली आंसर नहीं लिखा, स्टिल ब्रैकेट लगाई। आप लोगों ने भी इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब कभी बाहर माइनस हो तो कभी भी कोशिश करें एक दो स्टेप को इकट्ठे ना करें, गलती कर जाते हैं बच्चे। तो सेफ यही है कि एक स्टेप बढ़ा लें, आप अपना क्वेश्चन तो गलत ना करें। तो उस साइन गलत होने की वजह से पूरा सारी इतनी की गई मेहनत सब ज़ीरो होके रह जाती है। तो इसलिए ज़रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये बात पता आप लोगों को होती है। न्यूमरेटर में पॉजिटिव ए नेगेटिव ए से कैंसिल, और न्यूमरेटर में बिल्कुल उसी तरह से जैसे ए प्लस ए इज इक्वल टू 2a, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2y। तो सेम रेडिकल में सेम रेडिकल जब हम ऐड करेंगे, सो दिस इज 2 टाइम्स रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर की भी ब्रैकेट से एक्सपेंड की, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन चेंज होके प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव ए स्क्वायर और नेगेटिव ए स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग आंसर 2 इंटू रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन आपके जो इस चैप्टर के रह गए थे वो हमारे कंप्लीट हुए। आप लोगों ने बेटे इस चैप्टर की बार बार मैं आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ, फार्मूला याद करनी है। फार्मूला की बेस पर आपने देखा ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में कोई ना कोई फार्मूला है। ये 3 तो खैर सबसे ही ज़्यादा यूज़ हुए, ये 3 फार्मूलाज। लेकिन आपने खुद नोट किया कि पूरा चैप्टर फार्मूला का है। और ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि चैप्टर 4, 5, 6 ये 3 चैप्टर में सर्वाइवल ही ये फार्मूला के याद करने पर है। और बल्कि बच्चे मुझे जैसे कॉल्स आ रही हैं आजकल, उस कॉल्स में एक दो बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि फार्मूला याद भी हो गया तो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है उसमें मुश्किल हो रही है। तो बेटे मैं वहाँ पर आप लोगों को खुद तसल्ली दे रहा हूँ, यूँ समझ लें कि आप लोगों की प्रैक्टिस आप लोगों की रूटीन बनाएगी। शुरू में मुश्किल लगता है, ये कोई इतनी इम्पॉसिबल बात नहीं है, मुश्किल लगना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आप लोगों को रूटीन में लेकर आएगी। फार्मूला आता हो तो दूसरा स्टेप आप लोगों को स्टार्ट में फार्मूला के मैंने ये बात आप लोगों को थोड़ी अलर्ट की थी, बल्कि याद होगा आप लोगों को कि फार्मूला याद करना पहला स्टेप, वो यूँ समझ लें आपने एक लॉक की अपने हाथ में की। फिर दूसरा स्टेप कि वो जो चाबियों का एक गुच्छा आपके हाथ में है उसमें से कौन सी चाबी उस ताले को लगानी है। तो ये आप लोगों को चेक करने से ही पता चलेगा ना, और उसके लिए अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा ना आपको। आप अदरवाइज़ ये तो नहीं सोच सकते कि मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन सी चाबी इनमें से ताले में लगनी है, रहने दे मैं लगाऊं ही ना, ऐसे तो नहीं है। आपको अटेम्प्ट तो करनी पड़ेगी और बार बार भी करनी पड़ सकती है। एक लॉक के लिए आपने सारी चाबियां चेक की, फिर दूसरे लॉक के लिए की, लेकिन जब आपकी रूटीन में आ चुका होगा तो आपको ये बात याद आ चुकी होगी कि ये वाली की इस वाले ताले को लगती थी और दूसरी वाली की इस सेकंड वाले ताले को लगती थी। ये आपकी रूटीन में है। घरों में भी ऐसा ही होता है कि घरों में जब हम लॉक करके जाते हैं तो हमारी टिप्स पे ये बात आ चुकी होती है, याद हो चुका होता है कि कौन सी चाबी कौन से ताले को लगनी थी। तो बेटे रूटीन और प्रैक्टिस आप लोगों के लिए ये आसान कर देगा, इसलिए वरीड हुए बगैर बस प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस करने से, लिखने से क्वेश्चंस बड़े आराम से आ जाते हैं, राइट। चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब वो थोड़ा सा आपको मैं प्लान शेयर करता हूँ, फिर उसके मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। आपके फर्स्ट 50% सिलेबस मैथ का क्या है, पहले तो मैं वो गाइड करूं और फिर थोड़ा सा इसका ब्रेकअप भी आपको बताऊंगा। इसमें चैप्टर्स शामिल हैं 1, 2, 3, 4 और फिर उसके बाद 9, 10, 11 और 12।
सीक्वेंस में क्यों ना रखे गए? उसकी वजह यह है कि शुरू के चैप्टर्स बड़े हैं, लास्ट वाले चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं। अब अगर हम शुरू के चैप्टर्स फर्स्ट 50% में रखें तो उतने चैप्टर्स का काम कोई 80% तक भी पहुंच जाएगा, रिमेनिंग सेकंड टर्म के लिए बहुत थोड़ा है। और दूसरी रीज़न ये है कि शुरू का हिस्सा कुछ किसी हद तक अरिथमेटिक अलजबरा वगैरह से रिलेटेड है और लास्ट वाले चैप्टर्स ज्योमेट्री के हैं, तो एक तरह से अलजबरा को भी और ज्योमेट्री को भी डिवाइड कर दिया गया ताकि फर्स्ट टर्म में भी उस दोनों का टच मिल सके और सेकंड टर्म में भी दोनों का टच मिल सके। तो अब हमारे जो चैप्टर्स हो चुके वो चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 हैं। जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो 9, 10, 11 और 12 हैं। ये चारों ही मोर देन वन टाइप ऑफ ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं। इनमें चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है और चैप्टर 10, 11 और 12 ये इसकी डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री से रेलिवेंट है। अब आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस के मुताबिक भी मैं अगर मैं बताऊं या चले मैं बोर्ड के मुताबिक अगर पूरे चैप्टर्स का अगर हम बात करें तो जो हमारी ये रेलिवेंट चैप्टर्स हैं इनमें चैप्टर 1, 2, 3 और 4 जो चैप्टर हम कर चुके, इन चारों में से लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में भी आता है और आना है। उसके बाद 12 चैप्टर ऐसा है कि जिसमें बोर्ड का भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। ये जो चैप्टर 9, 10, 11 है इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन अब तक तो नहीं आया हुआ। 9 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, इसमें क्वेश्चंस हैं ज़रूर लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया हुआ। तो कुछ डिवीज़न को कुछ इसलिए भी इस तरह एडजस्ट किया गया है कि लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन वाले चैप्टर्स को आपस में इस तरह मर्ज किया जाए कि फर्स्ट 50%, सेकंड 50% बच्चों के लिए आसान हो जाए, मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम बजाय 9 चैप्टर स्टार्ट करने के फ़िलहाल मैं आपको 10, 11, 12 पहले करवा रहा हूँ और ये 3 चैप्टर्स करवाने के बाद फिर आपको 9 चैप्टर करवाया जाएगा। एक्चुअली ये 3 चैप्टर की एक तरह से यूँ समझ लें फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एक जैसी है, एक तरह से होते हैं। 9 चैप्टर में फिर कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं। ये तीनों चैप्टर्स ऑलमोस्ट सारे, बहुत थोड़े इसमें सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर थ्योरेटिकल हैं, कॉन्सेप्ट बेस हैं, लॉजिकल रीजनिंग पर बेस करते हैं। तो इस वजह से अब आप लोगों को मैं चैप्टर 10 स्टार्ट करवाने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 10 यूनिट 10 या चैप्टर 10 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 10 में बेसिकली है किससे रिलेटेड और किस चीज़ का वो पार्ट है। चैप्टर 10 की जो मेन हेडिंग है वो है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से रिलेटेड, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। यूनिट 10 है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ये चैप्टर एक्चुअली इस अजम्पशन के साथ स्टार्ट किया गया है कि स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस में डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री की बेसिक्स पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं अभी चैप्टर 10 को कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले टॉपिक रिकॉल ज़रूरी करवाऊंगा आपको। उसकी वजह कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनका एडमिशन यूनिक में हुआ ही 9th में होता है, उन्होंने प्रीवियस स्कूल में वो डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा होता, आइडिया ही नहीं होता कि डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री क्या है। और कुछ स्टूडेंट्स ने जो यूनिक में पढ़े भी हैं इवन देन वो इसके साथ रिलेट नहीं कर पाते, टाइम ज़्यादा गुजर जाता है, भूल चुके होते हैं। इस वजह से आज इस रिमेनिंग टाइम में जो हमारा इस लेक्चर का है इसके अंदर मैं एक तरह से अपने आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं उनको नए कॉन्सेप्ट के साथ हुकअप करने की कोशिश करूँगा, वो कनेक्ट करने की, कनेक्टिविटी देने की कोशिश करूँगा। तो बल्कि पॉसिबली मेरे आज के लेक्चर के अलावा ये हमारा कनेक्टिविटी वाला जो टॉपिक है, कनेक्टिविटी वाले जो टॉपिक्स हैं, ये इवन हमारे नेक्स्ट टॉपिक तक भी कंटिन्यू रहें। तो नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट लेक्चर के साथ भी हो सकता है हमें इस चीज़ को चलाना पड़े, लेकिन इस चैप्टर को मैं तब तक प्रॉपर स्टार्ट नहीं दूंगा जब तक मैं सारे पिछले कॉन्सेप्ट्स जो ज़रूरी तरीन हैं वो आप लोगों को एक तरह से रिकॉल या रिफ्रेश ना करवा दूँ। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं क्या, ये तो बहुत बाद की बात है। स्टार्ट करते हैं हम अपने
इस ज्योमेट्री का पोर्शन, इस ज्योमेट्री का नाम जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। ये डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री आप लोगों के लिए किसी भी स्कूल से आए हैं, कोई भी बुक पढ़ी है, किसी भी लेवल से आए हैं, आप लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, वर्ड नया हो सकता है। ये हर स्कूल में हर लेवल पर ये पढ़ाई गई होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ज्योमेट्री के, जिसकी बेस पर आपको ज्योमेट्रिकल फिगर्स का पता चलता है। तो फिर हम स्टार्ट लेते हैं ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री है क्या? ये वर्ड्स से बना है जियो, जिसका मतलब होता है अर्थ। ग्रीक वर्ड्स हैं जियो, और दूसरा वर्ड है मेट्रन, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट मेजरमेंट ऑफ अर्थ से रिलेटेड है। अर्थ से मुतल्लिका चीज़ों की मेजरमेंट, शेप या डिस्टेंसेस या और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें बनती थी। पास्ट में इसका ताल्लुक वाकई सिर्फ अर्थ की मेजरमेंट से था, लेकिन उसके बाद उसी अर्थ पर हमने ऐसी बहुत सारी फिगर्स को ऑब्जर्व किया, देखा, हमारी नॉलेज में आई। जो फिगर्स ज़रूरी नहीं कि वो अर्थ की शेप की हों, वो उससे रिलेटेड यानी ज्योमेट्रिकल फिगर्स मज़ीद इसमें ऐड कर ली गई, जिसमें क्लोज फिगर्स भी शामिल हैं, ओपन फिगर्स भी शामिल हो सकती हैं। क्लोज फिगर्स में कर्व फिगर्स भी हो सकती हैं, स्ट्रेट लाइन रेलिवेंट्स भी। कर्व फिगर्स मीन्स सर्कल वगैरह हो सकता है क्लोज फिगर्स की अगर मैं एग्जांपल दूँ। मैं ज़्यादा फोकस क्लोज फिगर को इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा ज्योमेट्री का ज़्यादा काम जो आप लोगों ने पास्ट में भी किया और आपके लेवल तक ज़्यादातर क्लोज फिगर्स से रिलेटेड है। और मज़ीद क्लोज फिगर्स आप लोगों ने पोलिनोमियल के टर्म्स में भी पढ़ी। पोलिनोमियल्स मैनी साइडेड फिगर्स, क्लोज फिगर्स, जैसे कि ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागॉन्स, हेक्सागॉन्स एंड सो ऑन, पॉलीगॉन्स जनरली। तो इनसे रिलेटेड ये सारी ज्योमेट्रिकल फिगर्स से रिलेटेड ये मेजरमेंट, ये स्टडी को हम इसमें ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं। तो ज्योमेट्री जो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में किसी हद तक उसका टच किसी बुक में है, किसी में कोई नए कॉन्सेप्ट के तौर पर भी है। एक तो होती है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो जिसको आप लोग ज़्यादातर ज्योमेट्री समझते सिर्फ ये है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हमारे कोर्स में भी है, चैप्टर 17 में है। और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री नाम से ही जाहिर है, जिसमें प्रैक्टिकली हमें काम करना है ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, ज्योमेट्री के साथ, कंपास, स्केल, पेंसिल, इरेजर वगैरह सारा करके हम मेजरमेंट्स के साथ लाइंस, आर्क्स, कर्व्स, ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, व्हाटएवर जो भी शेप है वो सब हम मेजरमेंट के साथ प्रॉपर कंस्ट्रक्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं। वो प्रॉपर वो सारा कुछ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में है। इसमें आ जाती हैं प्रॉपर कंस्ट्रक्शंस। प्रैक्टिकली आपको कंस्ट्रक्ट करना होता है। चैप्टर 17 में हम डिस्कस करेंगे, उसमें प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को रिलेट करके बताए जाएंगे। सेकेंड टर्म का पार्ट है, सेकेंड टर्म में ये होती है। उसके अलावा एक होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये वो ज्योमेट्री है कि जो जूनियर लेवल पर किसी बुक में तो होती है, किसी बुक में नहीं होती। कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट होगा, कुछ बच्चों के लिए ये कॉन्सेप्ट पहले से नोन होगा। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वो कॉन्सेप्ट है हर बच्चा क्लास जूनियर क्लासेस से इवन जूनियर लेवल पर क्लास 3, 4, 5 से सीख चुका है। लाइंस बनाना, कंपास का यूज़ करना जूनियर लेवल से आप लोग जानते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ बुक्स में होती है जूनियर लेवल पर, कुछ में नहीं होती। और इसमें ये बेस करती है कोऑर्डिनेट्स पर। किसी हद तक मैं थोड़ा सा अगर आपको
फेमिलियर करना चाहूँ तो ग्राफ से रिलेटेड थी। ग्राफ जिसमें पॉइंट्स हम कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में लिखते हैं, पॉइंट्स जहाँ पर हम ग्राफ पर शो करते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ये हम अपनी इसी बुक में चैप्टर 9 जो हमारी फर्स्ट टर्म नहीं है, 10, 11, 12 चैप्टर करवाने के बाद जो आपको 9 चैप्टर करवाया जाएगा, चैप्टर 9, ये उसमें आएगी। तीसरी आ जाती है डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड वो सारे कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जो आपके लिए कुछ नोन है या कुछ आप लोगों ने पढ़नी है, इसलिए मैं उनका स्पेशली जिक्र कर रहा हूं। अब आते हैं हम अपनी कंसर्न डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री, जिससे रिलेटेड हमारा ये चैप्टर बल्कि अगले आने वाले चैप्टर्स हैं। चैप्टर 10, 11, 12 इससे रिलेटेड हैं। चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर इससे रिलेटेड हैं। लेकिन आप लोगों को वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, ये चैप्टर सारी बहुत छोटे हैं, बड़ी जल्दी हो जाते हैं और प्रिपेयर भी बड़े आराम से बड़ी जल्दी हो जाती है। पूरा चैप्टर बड़े आराम से 1 घंटे में तैयार हो जाता है, आधे घंटे में तैयार हो जाता है। तो इसलिए कोई मुश्किल बात नहीं है इनमें, आसान चैप्टर्स हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं और कॉन्सेप्ट की बेस पर सिर्फ आपने उनको एलेबोरेट करना है। अब है क्या ये डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री? अब इस तरफ हम आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री, डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री का जैसा कि नाम से हमें आइडिया हो रहा है, जिसमें हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वर्ड्स में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे जूनियर क्लासेस में किसी भी लेवल की बुक है, किसी भी स्कूल की बुक है, किसी भी कोर्स की बुक है, हर किसी ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। सर्कल क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, रेडियस क्या होता है, डायामीटर क्या है, सरकमफेरेंस क्या है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, आर्क क्या है। उसके अलावा ट्राइंगल क्या होती है, ट्राइंगल की कितनी टाइप्स हैं, साइड्स क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, ये सब पता है आप लोगों को। किस बेस पर पता है? डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री की बेस पर। रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल क्या है, उसकी टाइप्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम या और टाइप्स, काइट शेप है, वो रोम्बस है, और ये जितनी शेप्स हैं ये सब के सब क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या फीचर्स हैं इनके, एंगल से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, साइड से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, डायगोनल से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब कुछ आप लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। आप लोगों ने ये सारा कुछ जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो डिस्क्राइब ही तो कर रहे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं। तो वो बेसिक्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री है, जिसको अब हम आगे अब पढ़ने वाले हैं। इसमें ज़रा मज़ीद फर्दर कॉन्सेप्ट्स को हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया तो हो गया होगा काफ़ी हद तक आइडिया तो हो गया होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में हम डेमोन्स्ट्रेशंस देते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज़, उन प्रॉपर्टीज़ के यूज़ से सॉल्यूशंस या प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कुछ हम डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में करते हैं। तो डिस्क्राइब किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। तो जो यूनिट 10 हम करने वाले हैं, यानी ये सारे वो चीज़ें हैं जो जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, और उनसे रिलेटेड मैं डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री के ही अब कुछ पुराने कॉन्सेप्ट आप लोगों को रिकॉल करवाना ज़रूरी है बिफोर दैट कि हम ये सारा यहाँ तक पहुँच सकें। यानी मैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स बताने से पहले ट्राइंगल्स तक तो पहुँचूँ, ट्राइंगल्स तक तो रिकॉल करवाऊँ आप लोगों को। ट्राइंगल्स तक रिकॉल होगा तो हम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की बात कर सकेंगे ना, ठीक है। अब कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स की तरफ अगर हम आए तो उसमें बेसिक ऑफ एनी ज्योमेट्री इज पॉइंट। तो पॉइंट से हम स्टार्ट लेते हैं। क्या है पॉइंट? अ डायमेंशनलेस और लेंथलेस थिंग पॉइंट है। जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, ABCD हम सीखते हैं। फिर
उस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कॉम्बिनेशंस का नाम वर्ड्स होता है। वर्ड्स बनाने सीखे हमने। याद होगा आप लोगों को कि आप लोगों ने जब प्ले ग्रुप में एडमिशन लिया तो ABCD सिखाई गई। फिर नेक्स्ट क्लास तक आए तो आपको 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर वर्ड्स बनाने सिखाए गए। वर्ड्स आप लोगों ने सीखे। फिर अगली क्लासेस में इवन बड़े वर्ड्स भी सीखे। फिर उन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से हमने सेंटेंसेस बनाने सीखे और उन्हीं सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन पैराग्राफ, एसे, स्टोरी या जो भी कुछ हम लिखते हैं वो सब कुछ उन्हीं सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है, वेरियस सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन। उसी तरह किसी भी ज्योमेट्री का बेसिक जो कंपोनेंट है वो पॉइंट है। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है वो पॉइंट्स से मिलकर बनी है। एक ट्राइंगल अगर आपने बनाई है तो बेशुमार पॉइंट्स मिलाकर ही तो लाइन बनी है। एक लाइन बनाई है आपने तो इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलकर ही तो बनी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट। पॉइंट के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है लाइन का। तो इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलकर लाइन बनाते हैं, बेशुमार पॉइंट से लाइन बनती है। अब ये ज्योमेट्री की अनडिफाइंड टर्म्स हैं। रिमेंबर, पॉइंट इज़ अ डेफिनेशन, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। हाँ, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं ना, उनकी डेफिनेशन नहीं है, ये अनडिफाइंड टर्म्स में आती हैं। पॉइंट एक अनडिफाइंड टर्म है, लाइन एक अनडिफाइंड टर्म है। लेकिन लाइन से रिलेटेड ही मैं कुछ और चीज़ें भी आपको अगर रिकॉल करवाऊँ, आगे उनका जिक्र काफ़ी दफ़ा है, इसलिए मैं लाइन वाले हिस्से पर थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को रिकॉल करवा रहा हूँ कि ये एक लाइन है। लाइन सेगमेंट रे, ये वो कॉन्सेप्ट है कि जो बच्चे बड़ी जूनियर क्लासेस से जानते हैं लेकिन मिक्सअप किए रखते हैं। तो लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट, ये है लाइन। पहले मैं फिगर बना के बताता हूं, फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं। ये है लाइन सेगमेंट और ये है रे। पहली बात तो ये ज़हन में रखें, अक्सर बच्चों के माइंड में ये लाइन और ये लाइन सेगमेंट होता है। पहले तो ये क्लियर करें, दिस इज लाइन सेगमेंट एंड दिस इज अ रे। क्या डिफरेंस है वो बाद में बताता हूं। पहली बात आप नोट करिए कि तीनों केसेस में, चाहे वो लाइन है या लाइन सेगमेंट है या रे है, सेट ऑफ पॉइंट्स है, बेशुमार पॉइंट से मिलकर बना है। तो इस वजह से मैं एक कैटेगरी के अंदर इनको पढ़ा रहा हूं। अब क्या फर्क है, जब भी किसी लाइन के ऊपर एरो देखें तो आप नोट करें, किसी जगह पर एरो होता है, कहीं एरो नहीं होता। जहां एरो नहीं होता उसको एंड पॉइंट कहते हैं, और जहां एरो होता है उसका मतलब है कि लाइन कुड बी एक्सटेंडेड। लाइन या जो भी चीज है, इट कुड बी एक्सटेंडेड, वो वहां तक फिक्स नहीं है। एंड पॉइंट फिक्स है। वो लाइन या रे जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, या लाइन सेगमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर किसी में एंड पॉइंट आ जाता है, किसी में भी अगर एंड पॉइंट आ जाता है तो एंड पॉइंट फिक्स्ड है, उससे बियॉन्ड उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। और अगर कहीं पर एरो है तो एरो देख के हमें कॉमन सेंस ही पता चल जाता है कि इट कुड बी एक्सटेंडेड फ्रॉम दैट साइड, वहां से लेंथ उसकी फिक्स नहीं है। लाइन सेगमेंट में दोनों साइडों पर एंड पॉइंट्स हैं, इसमें भी एंड पॉइंट है, इसमें कोई नहीं है। अब यहीं से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो ऑलमोस्ट एवरी ईयर पेपर में आता है, हर साल तकरीबन आता है, वो क्या? रिमेंबर, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, आप देख सकते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स, whereas a ray has 1 end point. अब ये किस किस शक्ल में आ सकता है? चलिए, ये 2 शक्लों में आ सकता है। A line has dash end point. अब नीचे ऑप्शंस 1, 2, नो
1 2 3, आप ऑब्वियसली नो एंड पॉइंट वाले को करेक्ट करेंगे। यही एमसीक्यू चेंज होके कैसे आ सकता है? अ लाइन की बजाय अब वहां पर डैश आ गया। अ डैश हैज़ नो एंड पॉइंट। अब नो क्लियर कर दिया गया और वो चीज़ पूछी गई कि जिसके बारे में आप बताना चाह रही हैं। तो नीचे ऑप्शंस लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, नन ऑफ दीज। तो आप डेफिनेट सी बात है लाइन के बारे में करेंगे। इसी तरह दूसरी चीज़ आ जाती है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के भी दो बन सकते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट्स। वही बात नो, 1 2 3, आप करेक्ट आंसर को टिक करेंगे। और यूं भी तो आ सकता है, अ डैश हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, नन ऑफ दीज। और उसी तरह से रे के बारे में भी आ सकता है कि रे हैज़ 1 एंड पॉइंट। तो आपको बस मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, रे हैज़ 1 एंड पॉइंट। तो ये दूसरी अनडिफाइंड टर्म है जो लाइन से रिलेटेड है। तीसरी आ जाती है प्लेन। ये जो सरफेस व्हाइट बोर्ड पर मैं काम कर रहा हूं, ये प्लेन ही तो है। अब प्लेन एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक अनडिफाइंड टर्म है। एक इमेजिनरी इसकी लेंथ और विड्थ होती है, अकॉर्डिंग टू द बेसिकली सरफेस को शो करती है कि जिसके ऊपर हम फिगर्स वगैरह बनाते हैं। तो ये 3 अनडिफाइंड टर्म है ज्योमेट्री की, इनकी डेफिनेशन नहीं होती। तो फर्दर इसके बारे में जो डिटेल है मैं यहीं से नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करूंगा, यहीं से हुकअप करूंगा। तो फिलहाल डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री का 3 कॉन्सेप्ट आपको भी बताए। अभी ये बुक में नहीं है, ये सब आपके पिछले कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। इनको आप लोग नोट ज़रूर रखते जाएं, आपको अगले जो हम टॉपिक करेंगे उसके अंदर काम ज़रूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।